Hi everyone, I'm Barun from All English. Today we will read the fifth poem from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the poem is The Ball Poem. अब ये बॉल पोएम जो है इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने. जॉन बेरीमैन was an American poet. He got Pulitzer Prize also. He was born on 25th October 1914 and died 7 January 1972. So, what is this poem is all about? ये पोएम आखिर है क्या कि ये हमारे लाइफ में भी काम आने वाला है कि जब कोई अपना चीज़ खो देता है तो लोग जो उस पर रिपेंट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, काफ़ी नाराज़ हो जाते, काफ़ी दुख होते हैं. तो वही है कि ये बॉय लॉसेस अ बॉल. एक जो लड़का है वो अपना बॉल खो देता है. ही इज़ अ वेरी अपसेट और वो काफ़ी उदास है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच. अब उस बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है. नॉर इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और ये भी नहीं है कि ना उसका कॉस्ट है और ये भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि वो दूसरा बॉल नहीं खरीद सकता. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. तो आखिर वो क्यों उतना ज़्यादा उदास. रीड द पोएम टू सी वट इज़ द पोएट थिंक्स ही हैज़ लॉस्ट. इस पोएम को रीड करके हमें समझना है कि क्या पोएट सोचता है उसके बारे में. एंड व्हाट द बॉय हैज़ लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और लड़के ने क्या सीखा. तो यहाँ ये भी बता दें कि जैसे हम कोई चीज़ को काफ़ी लव एंड अफेक्शन के साथ रखते हैं, उसकी कीमत हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसकी अहमियत ज़्यादा ये होती है कि क्योंकि हम लोगों के पास वो होता है तो हम उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. और इसीलिए जब वो खोता है, ये नेचुरल फिनोमिना है, ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, लेकिन हम लोग को उससे ओवरकम होना पड़ता है. यही बात इस बॉय के साथ भी हुआ है. तो पढ़ते हैं पोएम को, समझते हैं. पहला लाइन कहता है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. अब यहाँ पर व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. तो अब इसका अगर लिटरल मीनिंग हम करें कि पोइट्री में कभी कभी ऐसा मतलब ये होना चाहिए कि व्हाट विल द बॉय डू, या व्हाट इज़ व्हाट डज बॉय डू व्हेन ही लॉस्ट द बॉल, यानी कि क्या करेगा, इस तरीके से होना चाहिए. लेकिन पोइट्री में लिखने का स्टाइल कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ. अब लड़का वो जो है छोटा सा बच्चा है, वो क्या करेगा जिसने कि अपना बॉल खो चुका है, जिसका बॉल खो चुका है. what is he do, what is he to do. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब यानी फिर से उस लाइन को रिपीट करा है. what. अब ये जो what और what है, एक तरह से इम्फेसिस देने की कोशिश किया. इसको हम लिटरेरी डिवाइस में रिपीटेशन भी कह सकते हैं कि जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो पहले कहता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, क्या करेगा जो अपना बॉल जो है उसको जो बॉल खो चुका है, अब वो क्या करेगा. व्हाट इज़ ही डू टू डू. अब वो क्या करेगा. फिर नाइटर कहता है कि आई सॉ इट टू गो, मैंने भी देखा, मेरेली बाउंसिंग. अब एक तरह से बॉल नॉन लिविंग थिंग है तो आखिर वो हंसेगा कैसे. लेकिन एक तरह से उछलता हुआ कूदता हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेटाफर की इसको यूज़ किया गया. ये तो मेटाफर है नहीं, लेकिन एक तरह से मेटाफर की तरह यूज़ किया गया कि हंसते कूदते हुए इंजॉय करते हैं बॉल जो है. चूँकि बॉल अगर किसी से गिराते तो उछलते हुए जाता, तो इस तरीके से. और जो बच्चे होते हैं वो भी उछलता है, तो एक तरह से कंपेयर किया है कि आई सॉ इट टू गो मेरेली बाउंसिंग, यानी कि उछलता हुआ कूदता हुआ. कहाँ. डाउन द स्ट्रीट, यानी गलियों से. एंड देन मेरेली ओवर, फिर गलियों से होते हुए उछलता कूदता. कहाँ. देयर इट इज़ इन द वाटर, कहाँ पर. पानी में. तो यानी अब वो जो बॉल है जो लड़का खो दिया, उसको मैंने देखा कि कहाँ जाता हुआ वो आखिर गलियों से होते हुए कहाँ पहुँच गया. पानी में. अब कह रहे हैं नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल. अब यहाँ जो इस वर्ड का मतलब कि देर आर अदर बॉल, इसका मतलब द वर्ड सजेस्ट दैट लॉस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट. यानी जो आप देखिए क्या है कि ओह देर आर अदर बॉल्स. तो अब ये इसका मीनिंग क्या बताता है कि द वर्ड सजेस्ट दैट
लॉस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, यानी वो टू वरी अबाउट, यानी जो बॉल, अगर हम उसको ये कहते हैं, जो लाइन है कि नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, अब ये कहना कि यहाँ जो लॉस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये द अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब कि ये कह देना कि चलिए ये जो लॉस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि हम ये कह देना कि बॉल चला गया तो इसमें चिंता होने की बात नहीं है, दूसरा बॉल खरीद लेना क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इस तरीके से अगर हम कहते हैं ओ नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल, ये मतलब नहीं है। क्यों? अल्टीमेट शेकिंग फिक्स्ड द बॉय। अब जो वो जो बच्चा जो बॉल था उसके पास, उससे इतना अटैच हो था वो जो बॉल उसका खोया तो उससे क्या हो चुका है, अल्टीमेट शेकिंग फिक्स द बॉय। अब अल्टीमेट लग क्या क्या होता है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अब वो हिल चुका है, उससे फिक्स्ड हो चुका है, यानी अब एक तरह से कहते हैं ना कि जब कोई कहते हैं ना कि वो शोक के कारण जो है अपने आप को फिक्स कर लिया या फिक्स हो चुका है, यानी कि अब उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट मतलब बॉडी का मूवमेंट नहीं, यानी ज़्यादा वो ना सोच रहा है नहीं कुछ समझ रहा है, यानी बच्चा इस तरीके से ग्रीफ कर रहा है, सेक कर रहा है कि वो फिक्स हो चुका है। एज ही स्टैंड रिजिड, और रिजिड का मतलब क्या, मैंने ग्रीफ शेकिंग का मतलब सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, यानी पूरी तरीके से वो बच्चा जो है इफेक्ट हो चुका है इससे। ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, अब वो देख रहा है कि ऑल हिज यंग डेज वेंट इन डेज इन टू द हार्बर वेयर द बॉल, यानी उसका जो पूरा दिन था, अब सारे जो दिन थे, अब यहाँ पर ऑल हिज डेज का ये मतलब हो गया कि जितने दिन तक उसने बॉल को रखा या जितना दिन इंजॉय किया या उसका पुराना जो दिन था, वो बॉल जो गया उसके साथ वो भी चला गया। तो कोई कोई होता है ना कि किसी के फादर का डेथ हो जाता है, ज़िंदगी में हर कोई इंसान जो है अपना कुछ ना कुछ खोता है, लेकिन जब खोता है तो इनिशियली हमको बड़ा पेन होता है, चाहे आपके पेरेंट्स हो जाए या आपका कोई दोस्त हो जाए या आपके कोई चीज़ हो जाते, काफ़ी जो इवन कि डॉगी किसी का हो जाता है उससे भी काफ़ी। तो यही बताने की कि उसका जो सारा दिन था यानी कि पुराने जो डेज थे वो भी उस बॉल के साथ चला गया, और इसीलिए जो बच्चा है वो क्या है, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स्ड, यानी वो पूरी तरीके से सैडनेस में, सैड, काफ़ी कंप्लीट सैडनेस हो चुका, काफ़ी उदास है, वो है, और इसीलिए जो उसका बॉल है जो चला गया। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट लाइन में, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब इंट्रूड का क्या मतलब होता है कि एक तरह से आप जब किसी, इंट्रूड का मतलब होता है कि बिना परमिशन के अगर किसी के लाइफ में, किसी के मोहल्ले में, किसी के घर में जाते हैं तो आप इंट्रूड करते हैं। तो यानी इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ, ही तरह घुसपैठ करना, तो इसको हम तरह से यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी ये वर्ड का मतलब वही दिया होगा, देख लेते हैं कि इंटर ए सिचुएशन वेयर नो वन इज़ नॉट वेलकम, यानी कि आप वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो वही हुआ इंट्रूड का मतलब। तो अब कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब कह रहे हैं कि वो जो उदास है, नाराज़ है, या फिर जो काफ़ी सैडनेस में है, मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा। फिर कहता है अ डाइम। अब डाइम क्या होता है कि जो अमेरिकन या कैनेडियन कॉइन होता है, एन अमेरिकन और कैनेडियन कॉइन दैट हैज़ ए 10 वैल्यू ऑफ सेंट, यानी कि अब एक तरह से होगा कि 10 सेंट इजकल टू अ डाइम होता है, 10 सेंट इजकल टू 1 डाइम। और सेंट क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते उसी तरीके से वहाँ सेंट होते हैं। और सेंट क्या, सेंस क्या होता है कि 100, $1 इजकल टू, जो $1 का 100वां पार्ट जो होता है वो होता है सेंट्स। तो इसी तरह से जैसे हमारे 100 रुपया उसका जो पैसा होता है उस तरीके से यहाँ पर होता है। तो अब कह रहे हैं कि वो जो 10 सेंट में एक बॉल आ सकता है, तो अ डाइम अनदर बॉल, यानी कि एक 10 सेंट में, एक डाइम में जो है दूसरा बॉल आ सकता है, लेकिन वो क्या है, इज़ वर्थलेस। वो बॉल उसके लिए क्या है, वर्थलेस, बेकार है। नौ, क्योंकि उस जो पहले वाला बॉल था उससे वो ज़्यादा अटैच था। तो ये जो अगर आप बॉल नया ले भी लेता है जिसकी कीमत बहुत कम ही है, तो वो भी कोई मायने उसके लिए नहीं रखता। फिर अब नया फिर से कहता है
कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब उसको पहली बार समझ में आता है कि ये जो दुनिया है जहाँ पर कि पोजेशंस की बात होती है कि हर इंसान कुछ ना कुछ पोजेस करता है। आपके पास कोई अच्छा बुक हो सकता है, आपके पास बाइक हो सकता है, आपके पास घर हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है उसको रियलाइज़ होता है। तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है किस चीज़ का, कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी कि ये पोजेशंस की जो दुनिया है यहाँ जहाँ पर कि हर कोई कुछ ना कुछ पोजेस करता है, वहाँ पर वो इस चीज़ को समझता है कि पोजेशंस का मतलब क्या होता है और उसका क्या इम्पैक्ट है। पीपल विल टेक बॉल, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब कहता है पीपल विल टेक बॉल। अब यहाँ पर इंसान बॉल लेंगे इसका ये मतलब नहीं, यहाँ बॉल को हम कंपेयर कर सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ से। यानी पीपल विल टेक बॉल, यानी कि आपके पास जो है वो कोई इंसान ले सकता है या किसी के पास होता है। बॉल विल बी लॉस्ट, यानी आपके पास जो बॉल है यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो खोई जा सकती है, यानी खो जाएगा। लिटिल बॉय, अब जो है लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी जो है उस बॉल को नहीं, बट नो वन बाइज अ बॉल बैक। फिर कहता है कि मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है यहाँ पर एक्सटर्नल पार्ट है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब जो है वो मनी क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है यहाँ पर, यानी कि मैं मनी से इस चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता। किस चीज़ को, उसका जो इमोशंस था, अटैचमेंट था। ही इज़ लर्निंग, अब वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब यहाँ डेस्परेट का क्या मतलब हुआ, होपलेस, यानी वो होप, जो चीज़ खो चुका है उसके लिए होपलेस है, वो मिलने वाला नहीं है। तो इस बातों को वो सीख रहा है कि जो चीज़ चला गया वो चला गया, अब वो आने वाला नहीं है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब होता है, द पार्ट ऑफ फिलोसफी दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ हाउ वी नो थिंग्स, यानी किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं। अब इसमें वर्ड में क्या दिया है कि जो सच है उसके बारे में। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इज इट मीन टू। दूसरे देखिए, इट इज़ अ ग्रीक ऑफ एपिस्टेमे मीन्स नॉलेज। तो यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या होता है कि अब बच्चा जो है, वो लड़का जो है वो समझ रहा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यानी ये जो लॉस होता है लाइफ में हमारा, कोई चीज़ पोजीशन जो करते हैं वो जो चला जाता है उसकी जो लॉस होता है, धीरे धीरे अब वो सीख रहा है इस लॉस से कैसे हम ओवरकम हो, या लॉस लाइफ में लगा ही रहता है, इसके लिए हमें ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इसके जब ये कोई चीज़ खो जाता है तो कैसे हमको खड़ा रहना है, कैसे उस चीज़ का फेस करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए कि हर इंसान जो है, प्रत्येक इंसान जो है एक दिन इस चीज़ को जानता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू अंडरस्टैंड, और बहुत जो है बहुतों दिन में जो है जान पाता है। एंड द मोस्ट नो मेनी डेज। अब क्या होता है कि हम आप भी देखते हैं अपने लाइफ में कि किसी का कोई चीज़ खो जाता है तो उस वो बड़े दिन तक ग्रीफ करते रहता है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हुआ, उसका कुछ डॉगी ही खो गया या फिर डॉगी की डेथ हो गई, तो वो 4-5 दिन 1 महीने तक ग्रीफ रहता है। लेकिन अगर आपके साथ हुआ तो आप 1 से 2 दिन रहेंगे। तो ये आपसे 1 से 2 दिन रहते हैं और वो 1 महीने तक रहता है, इसका मतलब नहीं कि वो ज़्यादा लव एंड अफेक्शन था उसके डॉगी के साथ और आपका कम था। आप चीज़ों को समझ गए हैं कि आप जैसे बुद्धा ने समझ गया था। और आपको एक चैप्टर में हमने बताया था कि जब गौतमी थी, किसा गौतमी, जब वो गई थी बुद्धा के पास, तो फिर उसको क्या समझ में आया कि लॉस तो नेचुरल है, वो तो होना ही है। तो जो ये बातें लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए हम लोग आम इंसान हैं, जिसको समझ में आ जाता है वो बुद्धा बन जाता है। तो यानी जो इंसान कोई कोई इंसान होता है, जैसे ये लाइन में लिखा हुआ है कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी ये जानता हुआ कि हर इंसान को एक ना एक दिन ये जानना पड़ता। बहुत सारे इंसान बहुत दिनों में जानता है और कोई कोई जो पहले जानता है। इन द मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड, बहुत से इंसान बहुत दिनों में जानता है कि कैसे इस चीज़ को ओवरकम करना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। और हर किसी को एक ना एक दिन ये चीज़ हो रहा है।
तो अब ये बेसिकली ये बताने की कोशिश किया है पूरे पोएम में कि जो लॉस है वो आप जिस चीज़ को आप पोजेस करते हैं उसका आज ना कल लॉस होना है, लेकिन लॉस से अटैचमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे हमको कैसे ओवरकम होना चाहिए। यही बात इस बच्चे के साथ था कि वो बॉल जो है वो उसके लिए खो गया, वो उसके लिए काफ़ी उदास था, नाराज़ था, काफ़ी ग्रीफ में था, और उस बॉल की कीमत भी ज़्यादा नहीं थी, वो बॉल खरीद सकता था। लेकिन नरेटर भी समझाने की कोशिश किया कि एक डाइम में वो उस बॉल को ख़रीदा जा सकता है, यानी कि 10 सेंट में एक बॉल को ख़रीदा, डाइम अनदर बॉल इज़, यानी कि एक डाइम में एक बॉल को ख़रीदा जा सकता है, लेकिन वो भी वर्थलेस है। अब जो है पहली बार उस बच्चा ने, नाउ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोजेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी ये जो पूरी दुनिया है जहाँ पर हर कोई न कोई चीज़ पोजेस करता है, वहाँ पर वो समझ रहा है कि पोजेशंस का क्या मतलब होता है, क्या कैसे इससे हमें ओवरकम होना है। एंड पीपल विल टेक बॉल, यानी कि इंसान तो बॉल लेगा और इंसान जो है बॉल को खोएगा, यानी कि अब यहाँ पर इंसान बॉल का मतलब जो चीज़ें होती है उससे कंपेयर किया गया है। तो ये सबके साथ होना है। तो इसी तरीके से ये पोएम हमारा ख़त्म होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो लिटरेरी डिवाइस है, तो पहले देखते हैं कि क्या राइमिंग स्कीम है कहीं पर। तो न राइमिंग स्कीम बॉल गो देन वाटर बॉल, राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक, डाउन राइमिंग स्कीम नहीं। अब देखते हैं और देखते कुछ है। हाँ, एक चीज़ और बता देते शुरुआत में ही है, वॉट। अब ये वॉट और वॉट जो है ये आपको क्या है, मैंने कल ये आपको एनाफोरा बताया था, एनाफोरा जो कि आपको किस पोएम में बताया था ये आप याद कीजिए। तो फर्स्ट या सेकंड पोएम जो हमने पढ़ाया था उसमें भी आपको एनाफोरा बताया था। फर्स्ट या सेकंड पोएम में एनाफोरा का यूज़ किया गया था। तो एनाफोरा क्या होता है, जब पहले लाइन और दूसरे लाइन या किसी भी लाइन में ऊपर नीचे जो लाइन दी होती है और वहाँ पर जो आप वर्ड रिपीट होता है उसी को हम एनाफोरा, जैसे वॉट और वॉट। तो आप एक चीज़ यहाँ पर एनाफोरा और रिपीटेशन में कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उस पोएम को याद दिलाता जो पोएम हमने पढ़ाया था। जैसे फायर एंड आइस में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन द आइस, यानी सम और सम का ऊपर और नीचे यूज़ किया गया था। यहाँ पर भी देखिए वॉट और वॉट का ऊपर नीचे, ऊपर वाले लाइन, और तो इसको कहते हैं एनाफोरा। उसके बाद फिर देख लेते मेरेंगली और मेले, ये भी जो है वर्ड होती है, दोनों लाइन में एनाफोरा है। लेकिन ऊपर वाला जो लाइन है वॉट और फिर जो वॉट है यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लाइन में, ये वॉट जो है आगे भी बढ़ा है, तो इसको रेपिटेशन कहते हैं। जब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली जब किसी लाइन में किसी वर्ड को रिपीट किया जाता है तो उसको तो हम रेपिटेशंस कहते हैं। लेकिन वर्टिकली जब एक वर्टिकली जो लाइन दिया होता है, एक लाइन दूसरे लाइन में या फिर कहीं पर किसी भी लाइन में ऊपर नीचे अगर तुरंत ही एक वर्ड को रिपीट किया जाता है तो उसको हम एनाफोरा। चूँकि हमारे पास एक चीज़ हम करके दिखाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहले वाले में था मेरेली और यहाँ पर भी मेरेली, ये जो मेरेली और मेरेली ऊपर नीचे रिपीट हुआ ये क्या है, एनाफोरा है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले में देखें तो वॉट और वॉट भी रिपीट हुआ है। एक तरह से देख लेते हैं यहाँ पर कि वॉट और जो वॉट है ये भी रिपीट हुआ है, यहाँ पर ये जो वॉट और वॉट है ये भी रिपीट हुआ, तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा, ठीक। तो ये आपका एनाफोरा हुआ। और ये जो वॉट और वॉट की वॉट इज़ ही डू, ये क्या है, रिपीटेशन है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन भी होता है आपको कि एलिट्रेशन बताए थे कि जब कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है तो देखते हैं कि कहाँ पर है। यहाँ बॉल और बॉल फिर से रिपीट हुआ है तो इसको हम रिपीटेशन ही कहेंगे। एलिट्रेशन तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है जो एक ही में रिपीट होता है। तो फिलहाल इसमें हमें एलिट्रेशन नज़र नहीं आ रहा है या हम जल्दी में देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो आप इसको देख लीजिए, एलिट्रेशन क्या होता है, जब सिमिलर साउंड रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसके साथ ये पोएम ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट पोएम के साथ। और अगर ये पोएम आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से ही हमें इनकरेजमेंट मिलती है। और कमेंट भी करें ताकि मैं और अच्छी तरीके से बनाऊंगा। कहीं अगर ग्रामर में कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके लिए भी आप करें तो स्पेशल हम ग्रामर का भी वीडियो बनाएंगे। बाकी सबका बनाएंगे, पूरे जो 10th क्लास में जो भी होल सिलेबस होता है जो आपके राइटिंग सेक्शन में आता है उसका भी हमने वीडियो बनाएंगे। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहना है, पूरे जो आपके सिलेबस होते हैं उस अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।